और धमकी हमें बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार हैं। आपको सहमत नहीं, आप मत देखिए, आप सहमत हैं आप देखिए, देखकर उसके ऊपर बहस कीजिए, वाजिब बात है, धमकाइए मत। और जो धमकाने वाला जो पूरा मामला चल रहा है ना, इसी के विरुद्ध वो बात है। हम बार बार ये बात करते हैं अखंड भारत, अखंड भारत। हम ये बात करते ही नहीं है कि हम खंडित हुए क्यों। हम जब जब एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे हम परतंत्र हुए हैं, और जब जब एक दूसरे के साथ खड़े हुए हम स्वतंत्र हुए हैं। उस समय की सबसे बड़ी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मार के बाहर निकाल दिया था, जब सब एक साथ खड़े हुए थे इस देश के, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। और वो राज भी इसीलिए हुआ क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्टेड थे। सबसे पॉपुलर पॉलिसी डिवाइड एंड रूल हम पर सदियों से इस्तेमाल किया गया और हम हमेशा फॉल किए उसके लिए। इसीलिए जब जब हम खंडित रहेंगे हम अखंड भारत नहीं बना सकते। और अखंड भारत बनाने के लिए हिंदू को हिंदू के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वो भले किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन हमें साथ खड़ा होना होगा। हम बात करते हैं ना मुसलमानों की, शिया सुन्नी सारे पंथ हैं ना, उनमें साथ खड़े होते हैं जब उनकी बात आती है, वो आपसी मतभेद भुलाकर। हमको भी वैसे खड़ा, अगर हम एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं तो फिर उस एक्सट्रीमिज्म की उस क्वालिटी को उठाइए कि जहां पर हम एक दूसरे के साथ एकजुट खड़े हों, एकता के साथ खड़े हों, फिर देखते हैं कैसे विश्वगुरु नहीं बनते। सनातन खत्म होता है। उसने सर्वे किया था, 3 रीजन बताए थे कि हिंदुत्व खत्म क्यों नहीं हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट, मेरा निवेदन है कि उन 3 सब्जेक्ट को आप किसी पिक्चर के अंदर तीनों सब्जेक्ट एक साथ कवर करें। उन्होंने 3 चीज़ बताई थी। पहली चीज़ ये था कि हिंदू जिनको अपना गुरु या अपना आइडियल मानते हैं, इनका करेक्टर एसेसिनेशन करें, नंबर 1। नंबर 2, भारत की एजुकेशन सिस्टम थी जो गुरुकुल परंपराएं थी, उसको ख़त्म करें, वो भी उन्होंने कर दी। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि हिंदू धर्म के अंदर, सनातन के अंदर सबसे बड़ी ताकत है परिवार, और परिवार के अंदर भी माँ। तो उस माँ पे अटैक करो। माँ को यह बताओ कि तुम गृहिणी हो और तुम एक बोझ हो परिवार पे, तुम कमाती नहीं हो, क्योंकि सारे संस्कार है वो गृहिणी माँ पहले बच्चों को देती है। देन उसके बाद में बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, मिनिस्टर, चाहे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो ही बने। तो उनका अटैक तीसरा ये था कि जो गृहिणी है घर में काम नहीं करती लेकिन वो संस्कार दे रही है, संस्कार खत्म नहीं हुए। तो ये 3 मुद्दे हैं, इनको लेकर कोई पिक्चर बनाए, एक ही पिक्चर में तीनों कवर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक फिल्म में 30 करोड़ लगेंगे, चेक लाइए। चेक दीजिए 30 करोड़ का, एक फिल्म 30 करोड़ में बनती है। मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बैठिए प्लीज। और जो आपने 3 मुद्दे बताए हैं वो 3 मुद्दे एक फिल्म में तो नहीं आ सकते, उसके लिए मुझे 300 घंटे की फिल्म बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत विस्तार में कहने वाली बात है, बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। बट डेफिनेटली इन चीज़ों पर फिल्में बननी चाहिए, ये बात मैं आपकी मानता हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमें हमारी देश, संस्कृति, भाषा के ऊपर फिल्में बनानी बहुत आवश्यक है, वो चाहे किस भी तरीके से बनाएं। ये आवश्यक नहीं है कि हम लोगों को ज्ञान दें, बल्कि ये आवश्यक है कि उन्हें ये पता चले कि उनका देश, उनकी धरती, उनकी संस्कृति है क्या, किस भी तरीके से बताएं, पर उन्हें बताना बहुत आवश्यक है। और ये बात मैं आपसे सहमत करता हूँ। नमस्ते सर। मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। पहला तो मूवी के बारे में कि एग्जैक्टली हिंदुत्व क्या है, क्योंकि अभी जो भी बताया जा रहा है उसके पीछे एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। मतलब बीजेपी बेच रही है, आरएसएस बेच रही है, वो साथ में अपना एक आइडियोलॉजी के साथ में अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट बेच रही है। तो वहाँ पे मेन क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि कोई बोल रहा है, मतलब अगर हम पुराने टाइम से आते जाएंगे तो जब आपने बात किया था कि अंग्रेजों को हमने भगा दिया, तो उस टाइम पे एक ही आइडियोलॉजी चल रही थी, वो थी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, कि हमें इनको बाहर निकालना है और देश को आगे लेके जाना है। उसके बाद धीरे धीरे चलता गया, जो मेन इशू था देश को आगे लेने जाने का, उसको तो पीछे छोड़ दिया, नए इशू क्रिएट कर दिए, हिंदू मुस्लिम, गाय, ये वो फलान ढीकना, जिसमें रोजी रोटी को पीछे छोड़ के कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या है हिंदुत्व? पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पहले ये बता दो, उसके बाद पूछूंगा। इतना बोलोगे तो भूल ही जाओगे भाई। जो आपने पूछा ना उसी के अंदर आपका उत्तर भी है। जब हम बात करते हैं अखंडता की, है ना, उसी में आपका उत्तर, जब आपने कहा कि हम सब साथ में खड़े थे और इसीलिए हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया,
उस समय हमारा एक ही इमोशन था। इमोशन क्या था? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। दिस इज व्हाट हिंदुत्व इज, राष्ट्रवाद। वो राष्ट्रवाद की बात करता है। हिंदुत्व हमेशा ये कहेगा राष्ट्र को ऊपर रखे। जैसे ही आपने राष्ट्र को सबके ऊपर रख दिया, सर्वोपरि रख दिया, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख दिया, आप हर पंथवाद, हर तरह की असमानता से परे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप केवल राष्ट्र के हित में काम कर रहे होंगे। और जब आप राष्ट्र के हित में काम कर रहे होते हैं तब आपको हर किसी को साथ लेकर चलना अत्यंत आवश्यक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो एग्जैक्टली वही उसका मतलब है मेरी नज़र में। सर अभी एक अलग चीज़ आ रही है कि आपको अपना इमोशन दिखाना है राष्ट्र के लिए, वो ठीक है, पर अगर मेरे को ऐसा है कि मेरे को साइलेंट रहना, आप अपना करिए करिए, पर अगर मैं साइलेंट रह रहा हूँ तो अगले वाले को जलन हो रही है कि तू क्यों साइलेंट है, तू भी देश के लिए कर, झंडा पर आ, ये कर वो कर। वो नहीं करना मेरे को। वो कहीं ना कहीं टॉलरेंस जो इंडियन सोसाइटी का एक वो वैल्यू है टॉलरेंस वाली, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है और इनटॉलरेंस बढ़ रहा है कि झंडा ले रहा हो, ये ले रहा हो, वो ले रहा हो। उसके पे क्या करना चाहेंगे आप? मत लगाओ, नहीं लगाना है तो। पर वो नहीं हो रहा ना, सोसाइटी में एक नई लहर आ रही है, एक नया एक वो जो कुरीति बोलते हैं उसको वो आ रही है, इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस किस मायने में? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका सवाल। इंटॉलरेंस इस मायने में जैसे गाय वाला है, गाय गाय को काटने वाला, उस पर बात होती है कि हिंदुओं के लिए गाय सर्वप्रथम है। वो सही है, मैं मानता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। पर जो किसान है, अगर उसके लिए गाय इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, उससे रोजी रोटी नहीं चल रही है, वो उसके लिए महंगी पड़ रही है, तो क्या करेगा? उसको निकालेगा ही। पर उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो इंटॉलरेंस पर ये इंटॉलरेंस नहीं है, ये इट इज कॉल्ड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ थिंग्स, है ना। इसको राजनीतिकरण कहते हैं, विचारों का, मान्यताओं का, सभ्यता का। इसका इंटॉलरेंस से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। मैं आपका इंटेंशन समझ रहा हूँ जो आप पूछने की कोशिश कर रहे हो, और मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि हमारे युवा को प्रश्न तक पूछना नहीं आ रहा है यार, ठीक से बताओ क्या करें अब हम, हैं? ये बहुत इंटॉलरेंट बात है, मैं बता रहा हूँ तुमको। सो जो आप बात कर रहे हो ना, उसका अगर सही दिशा में बात करना चाहूँ उसमें, तो इसका किसी भी चीज़ से कोई तात्पर्य नहीं। जैसे ही हम किसी भी अच्छी चीज़ का राजनीतिकरण करते हैं, उसके साथ में फिर यही सब होता है। क्यों? क्योंकि आप दो पक्ष खड़ा करेंगे, एक पक्ष में होगा, एक विपक्ष में होगा, फिर वो बात करेंगे, बहस करेंगे। जब तक ये नहीं होगा तो कोई मुद्दा नहीं बनेगा, फिर उसका मुद्दा बनाया जाएगा, फिर उससे बहुत सारी चीज़ें घटेंगी, उसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं भी निकलेगा, बताया जाएगा कि सॉल्यूशन निकालेंगे, ऐसा प्रिटेंड किया जाएगा। ये एक लंबी कड़ी है जो चलती रहती है। भाई आपको उसमें क्यों पढ़ना है? आप मत पढ़ो, आप अपना काम करो जो आपको करना है। लेकिन वो काम यदि, बार फिर से कहता हूँ, राष्ट्रहित में है, तो आप कभी भी इन सब चीज़ों में पड़ेंगे ही नहीं। अगर आपने सबसे ऊपर उसको रख लिया तो आपको पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और किसके लिए मुझे खड़ा होना है और किसके लिए मुझे खड़ा नहीं होना है। आपने जो नैरेटिव अभी राष्ट्र के परिदृश्य पर सेट है, उस परिस्थिति में आपने एक ऐसे राष्ट्रवाद के पर्याय शब्द को लेकर आपने ये फिल्म बनाई है, तो आपको भी इस परिवेश में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा। और आज की युवा पीढ़ी को भी अपने विचारों से, अपने परिवेश में और कई तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है, और कई बार युवा पीढ़ी हिम्मत हार जाती है। तो आपके सामने जो परिस्थितियाँ आई और आपने उनसे कैसे संघर्ष किया और कैसे आपने अपना रास्ता बनाया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद पहले तो प्रश्न के लिए, बहुत अच्छा सुलझा हुआ प्रश्न। अब देखो एक्सपीरियंस ये होता है ना, एकदम सुलझा हुआ सटीक प्रश्न किया इन्होंने, कंफ्यूज यहाँ वहाँ झंडा लहरा रहे हो पता नहीं कौन सा। इस प्रश्न को का उत्तर थोड़ा विस्तार में देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी यात्रा बड़ी लंबी रही है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं यहीं से हूँ, राजस्थान से हूँ, और पिताजी प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे, तो पूरा राजस्थान घूमा मैंने बचपन में। वो बज्जू कोलायत, अगर जो जानता हो, बीकानेर के आगे छोटा सा कस्बा है, बहुत छोटा सा, वहाँ से प्रारंभ हुई थी यात्रा। फिर वो घूमते हुए खैरवाड़ा, उदयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, जयपुर, सब जगह घूमा, और फाइनली जाकर जयपुर में पिताजी स्टेशन हुए, और वहाँ पर बाकी की आगे की पढ़ाई हुई, सब हुई। वहाँ पर चूँकि मैं कोई भी कलाकार पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, ऐसी धारणा है, पर मेरी
केस में उतारना बिल्कुल सही है। मैं नहीं था अच्छा, और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, डिस्ट्रिक्ट्स में खेलता था, और चूँकि उसमें सब अच्छी इंटरेस्ट थे, सो वहाँ से बम्बई का सफ़र प्रारंभ हुआ। और बीच ही में सफ़र के कुछ लोग ट्रेन में चढ़ गए तो उन्हें चढ़ जाने देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए, सभी का स्वागत है। वाह 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 वाह, आइए आइए। जी जी जी, चलिए चलिए, नमस्कार नमस्कार, हो गया। हाँ जी, चलिए सब लोग बैठ चुके हैं, ठीक है। सो वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई। मैं और चूँकि जैसा मैंने पहले कहा कि कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई 10 पुश्तों में कोई नहीं था, और वहाँ पर उतना आसान है नहीं जाना। और वहाँ पर वाकई में इट्स नॉट दैट कि वो लोग आपको अंदर नहीं आने देते हैं या ऐसा कुछ है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर किसी फील्ड की तरह जगहें कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कितनी ही तो फिल्में बनती हैं, कितने तो शोज़ बनते हैं, कितना ही काम होता है उसमें, कितने सारे कलाकार, कितने सारे लोग, कितनी सारी प्रतिभाएं, कहाँ कैसे और कब आप अपना स्थान बनाएंगे। फाइट सिर्फ इतनी होती है, और उसमें आपके पास में बहुत बार अनगिनत समय आपको सिर्फ रिजेक्शन मिलता है। और हमारी जो परवरिश है ना, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई, हमें रिजेक्शन को झेलना नहीं सिखाया जाता है। हमें ना तो सक्सेस को झेलना सिखाया जाता है, ना रिजेक्शन से लड़ना सिखाया जाता है। हमको केवल दौड़ना सिखाया जाता है कि जीत जाओ, जीत जाओ, नंबर 1 आ जाओ। नंबर 1 आने के बाद क्या, कोई नहीं बताता। नंबर लास्ट आए तो क्या, कोई नहीं बताता। अब ये तो तय नहीं है कि नंबर 1 ही आएंगे, नंबर लास्ट आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं। एंड दैट इज़ वेयर बहुत सारे हमारे जो युवा वहाँ जाते हैं, वो या तो अवसाद का शिकार होते हैं या बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं। अगर सफलता भी मिलती है तो भी, जब हम व्यभिचार की बात करते हैं, क्योंकि हैंडल करना नहीं आता। क्या होता है, आप 18, 19, 20 साल के हैं, समझ उतनी है, एकदम से ना आपको क्या लगता है, आपके अकाउंट में इतना सारा पैसा, इतनी अटेंशन, आप एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सारी दुनिया के, आपका पसीना तक कोई और पहुंच रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में प्ले करना शुरू करती हैं, और आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कब उस ट्रैप में फंस गए, क्योंकि आपको इसको डील करना नहीं सिखाया गया है हमको कभी। और ये बहुत अमूमन सी बात है, बहुत आम सी बात है। एक तो क्या होता है, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों में इतना बड़ा कोई सपना देखता ही नहीं है कि हमारा बच्चा वहाँ चला जाएगा, उम्मीद ही नहीं होती हमको। फिर जब चले जाते हैं तो हमने उनको बताया ही नहीं है कि वहाँ पर जाके रहना कैसे, डील कैसे करना है, लड़ना कैसे चीज़ों सिचुएशन से। तब आप और आपकी वहाँ पर भी ना सिर्फ और सिर्फ, मैं ऐसा मानता हूँ, परवरिश काम आती है, जहाँ पर आपको सिर्फ इतना भर पता होता है, लगे तो रहना है, चाहे जो हो जाए लगे तो रहना है। और उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट आपको आपकी फैमिली का होना बहुत आवश्यक है, कि आपको पता हो कि यू कैन फॉल बैक ऑन योर पेरेंट्स और योर फैमिली, नॉट फाइनेंशियली बट इमोशनली, कि आप उनके ऊपर कभी भी कहीं भी आप उनके ऊपर अपना बैठ जाने देते हैं। चलिए, तो हम परिवार की बात कर रहे थे कि ऐसे में बहुत आवश्यक होता है कि आपके पास में एक सपोर्टिव परिवार हो, जो आपको समझे और आपकी लड़ाई को समझे, और आपको फाइनेंशियली भले ही सपोर्ट ना कर पाए पर इमोशनली सपोर्ट करे। और वही आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा संबल रहा, क्योंकि मेरे परिवार ने ये समझा था कि ये जो यात्रा है आसान होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई है नहीं। पर अभी 15 साल हो गए, कुछ 12 साल, 12 से ज़्यादा टीवी शोज़ हो गए, अवार्ड्स हो गए, फिल्म्स हो गई, फिल्म रिलीज़ भी हो गई पिछले 1 दशक में। और मैं आपको दूसरी यात्रा बताता हूँ। जैसे एक यात्रा प्रारंभ होती है, फिर दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है। टीवी की यात्रा 12 साल की रही, सभी बहुत बढ़िया शोज़ किए, सबसे बड़ा रियलिटी शो भी जीत लिया, सब कर लिया। फिर नई यात्रा प्रारंभ की फिल्मों की, तो 5 साल तक लड़ना पड़ा एक चीज़ से, अपने ही अचीवमेंट से। आखिरी शो 4 साल पहले किया था, पृथ्वी वल्लभ। उसके बाद पता है किसे लड़ना पड़ा, कि मैं एक प्रख्यात टीवी कलाकार हूँ। अब उस लेवल से लड़ना पड़ा फिल्मों में एक्सेप्टेंस के लिए। तो नई लड़ाई थी, वो नई लड़ाई भी फिर से लड़ी। पिछले 1 दशक में ऐसा कोई टीवी कलाकार नहीं है जिसकी पैन इंडिया फिल्म रिलीज हुई हो कमर्शियल, मेरी हुई। तो वो जो यात्रा है वो फिर से हर बार प्रारंभ होती है। अब फिर नई यात्रा प्रारंभ होगी, एक नए पड़ाव की ओर चलूँगा। फिर से कहूँगा, इसमें बहुत बड़ा साथ होता है आपके परिवार का।
पहले जब शादी नहीं हुई थी तो माता पिता का था, अब शादी हो चुके तो माता पिता के साथ था, जीवन संगनी का भी है। और बहुत आवश्यक है भाई, जो नए बच्चे हो ऐसे ही हवा में शादी मत कर ले।